नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साक़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लेके आए हैं एक नई क्लास नई ऊर्जा के साथ। स्टैटिक जीके, इसमें कई टाइप के सब्जेक्ट उन्वान मिला हुआ है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होने वाला है। तो इसीलिए आपसे वालेहाना दरख्वास्त गुजारिश है कि इस क्लास को एंड तक देखें और हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमीज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सीधे जाए आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक क्वेश्चन जो है गांधी इरविन समझौता का वह कौन सा पहलू था जिसने बिहार के आंदोलनकारियों में असंतोष उत्पन्न किया। गांधी इरविन समझौता का वो कौन सा पहलू था जिसने बिहार के आंदोलनकारियों में असंतोष उत्पन्न किया। ए, आप ऑप्शन देख सकते हैं। ए, क्या राजनीतिक कैदियों की रिहाई, या बी में देख सकते हैं भगत सिंह की फांसी पर कोई चर्चा नहीं, सी दांडी यात्रा की मान्यता, डी नमक कानून की समाप्ति। तो ये ऑप्शन जो है सही ऑप्शन क्या है होगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा इसका सही जवाब। बी होगा इसका सही जवाब। क्या होगा? बी इसका सही जवाब होगा, यानी भगत सिंह की फांसी पर कोई चर्चा नहीं। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो है संक्षिप्त विवरण क्या है। कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी भगत सिंह की फांसी पर कोई चर्चा नहीं। तो संक्षिप्त विवरण है इसका, आंदोलनकारियों को गांधी से यह उम्मीद थी कि वह भगत सिंह की फांसी पर को रुकवाएंगे, भगत सिंह की फांसी रुकवाएंगे, लेकिन समझौते में इसका जिक्र तक नहीं था, इसीलिए ये असंतोष का कारण बन गया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि क्या ये रहा आपके स्क्रीन पर। मगध साम्राज्य के उत्थान में गंगा और सोन नदियों के संगम का क्या रणनीतिक महत्व था। तो क्या है कि मगध साम्राज्य के उत्थान में गंगा और सोन नदियों के संगम का क्या रणनीतिक महत्व था। गंगा जो बिहार को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। सोन जो दक्षिण क्षेत्र से आने वाली नदी, प्रमुख नदी में से एक है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन है कृषि की उन्नति, जल मार्ग व्यापार, सैन्य रणनीतिक हेतु आदर्श स्थल, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका सही जवाब है डी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब डी है। इसका सही जवाब डी है। तो इसका हम संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। इसका सही जवाब क्या है? उपयुक्त सभी। इसका विश्लेषण है रणनीतिक स्थान ने मगध को सैन्य और आर्थिक दोनों दृष्टियों से ताकतवर बनाया, दोनों दृष्टियों से ताकतवर बनाया। चलते हम क्या है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि ये नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि संविधान सभा में बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल थे और उनमें से प्रमुख कौन थे जिन्होंने शिक्षा नीति पर विशेष जोर दिया। यानी संविधान सभा में बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल थे। जो संविधान सभा का गठन हुआ था, जो जिसका अध्यक्ष बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, तो उसमें से बिहार से कितने लोग थे और उनमें से प्रमुख कौन थे जिन्होंने शिक्षा नीति पर विशेष जोर दिया था। तो ए 21 लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी 17 लोग थे, जयप्रकाश नारायण जो शिक्षा पर यह किया था। सी 23 आदमी थे, सत्यनारायण सिन्हा। डी 22 आदमी थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इसका सही जवाब क्या होगा? ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ए होगा इसका सही जवाब। डॉक्टर 21 लोग थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है शिक्षा नीति पर विशेष जोर दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आप ये
आप देख सकते हैं कि 21 लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका विश्लेषण है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने केवल अध्यक्ष थे, न केवल अध्यक्ष थे बल्कि बिहार का सामाजिक सांस्कृतिक विकास में मुख्य यहाँ पर मुख्य होना चाहिए, मुख्य भूमिका निभाई। तो इसका विश्लेषण देख लिया आप। तो चलते हैं अभी अगले प्रश्न पर। देखिए, टंडन बनाम अनंत मणि केस, टंडन अनंत मणि केस 1951 का क्या महत्व था बिहार की राजनीतिक में? कहा कि टंडन बनाम मणि केस, यानी कि टंडन वर्सेस मणि केस 1951 का क्या महत्व था बिहार की राजनीतिक में? भूमि सुधार कानून के वैधता, प्रथम चुनावी धांधली, आरक्षण पर पहली कानूनी चुनौती, प्रेस स्वतंत्रता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए, इसका सही जवाब ए होगा, भूमि सुधार कानून की वैधता। चलते हैं इसका विश्लेषण पर, देखते हैं कि इसका सही जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है। विश्लेषण है यह केस जमींदारी उन्मूलन को लेकर था, जो बिहार की सामाजिक संरचना को बदलने वाला निर्णायक क्षण बना। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। बिहार के कौन से ऐतिहासिक स्थल पर महायान बौद्ध धर्म का प्रसार विशेष रूप से हुआ था? आप जानते हैं कि जो है बौद्ध धर्म एक बहुत ही प्रमुख धर्मों में से एक है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार के कौन से ऐतिहासिक स्थल पर, हिस्ट्रिकल प्लेस पर महायान बौद्ध धर्म का प्रसार विशेष रूप से है। तो इसका देख सकते हैं ऑप्शन नालंदा, वैशाली, विक्रमशिला, बोध गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, विक्रमशिला इसका सही जवाब होगा, विक्रमशिला सही जवाब होगा। चलते हैं इसका विश्लेषण पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विश्लेषण है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में महायान शाखा का गहरा प्रभाव था, जिसे पाल वंश ने संरक्षित किया, पाल वंश ने क्या संरक्षित किया। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अशोकाधम्म का बिहार में कौन सा स्तंभ लेख सबसे प्रमुख प्रमाण है? तो अशोकाधम्म का बिहार में कौन सा स्तंभ लेख प्रमुख प्रमाण है? ए वैशाली स्तंभ, बी लौरिया नंदनगढ़, सी नालंदा स्तंभ, डी बोध गया स्तंभ। इसका सही जवाब क्या होगा ज़रूर टाइप कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, बी इसका सही जवाब है, लौरिया नंदनगढ़। चलते हैं विश्लेषण पर। इसका यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं। विश्लेषण है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ अशोक के नैतिक शासन और नीति का जीवंत प्रमाण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर बिहार में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट, ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर लाया गया है जिसके नज़र से बहुत ही कम गुजरा होगा। तो बिहार में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट पहली बार कब लागू हुआ था? ए 1938, बी 1942, सी 1950, डी 1956। इसका सही जवाब होगा ए, इसका सही जवाब ए है 1938। चलते हैं इसका विश्लेषण पर। आप देख सकते हैं जवाब विश्लेषण है इसका, यह ज़मींदारी उन्मूलन से पहले किसानों पर लगने वाले करों के नियमन के लिए लागू किया गया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। बिहार का एकमात्र ज़िला कौन सा है जहां चाय बागान वाणिज्यिक स्तर पर होता है? बिहार का एकमात्र ज़िला कौन सा है जहां चाय के वाणिज्यिक स्तर पर होता है? ए कटिहार, बी किशनगंज, सी अररिया, डी पूर्णिया। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब किशनगंज होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? किशनगंज होगा। किशनगंज का सही जवाब है कि आप जानते हैं कि ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य है, तो इसीलिए वहाँ का आबो हवा एकदम चाय की खेती के लिए अनुकूल है। तो इसीलिए यहाँ पर किशनगंज में अब से चाय की खेती होने लगी, जो वाणिज्यिक स्तर पर किया जा रहा है। चलते हैं इसका विश्लेषण पर। किशनगंज है, विश्लेषण किशनगंज में पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा चाय बागान क्षेत्र है, बिहार के लिए अनोखा है। तो अब चलते हैं आगे प्रश्न पर। देखते हैं बिहार का पेरिस किस शहर को ऐतिहासिक रूप से कहा गया और क्यों? तो
बिहार का पेरिस किस शहर को ऐतिहासिक रूप से कहा गया और क्यों? पटना सांस्कृतिक के लिए, भागलपुर रेशम उद्योग के लिए, दरभंगा राजशाही केला के लिए, कला के लिए, और डी मुजफ्फरपुर बागवानी के लिए। इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब बी है, यानी कि भागलपुर रेशम उद्योग के लिए। रेशम उद्योग के लिए क्या किया गया? बिहार का पेरिस कहा गया। अगर पूछे कि बिहार का पेरिस किसे कहा जाता है, तो भागलपुर आप इसको दे सकते हैं। किस उद्देश्य के लिए कहा गया, तो आप रेशम उद्योग के लिए कह सकते हैं। तो चलते हैं अगले इस पर देखते हैं। संक्षिप्त है कि भागलपुर रेशम उद्योग, विश्लेषण है इसका, भागलपुर के रेशमी वस्त्र अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करते थे, इसी कारण यह उपमा दी गई। यहीं पर हमारा क्लास एंड हुआ, ख़त्म हुआ। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमेश को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अच्छा, आप यहाँ पर एक बैनर देख सकते हैं, ये मेरा लोगो है, ये मेरा जो है लोगो है यूट्यूब में। और यहाँ पर संपूर्ण सीटेड, टेट, बीटेड, स्टेट, बीपीएससी, डीएड, डीएलएड, मैट्रिक, इंटर, एंट्रेंस एग्जाम, रिकॉर्ड लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।